आज के इस नए गहन विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। मैं बहुत जोश में हूँ क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो मशीन लर्निंग की दुनिया का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक उन सभी को बहुत पसंद आएगा जो एआई में दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका नाम है आर्किटेक्टिंग विजन, अ पाइथन गाइड टू CNN इम्प्लीमेंटेशन। और इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि मशीनें हमारी तरह दुनिया को कैसे देखती हैं। और सिर्फ देखती ही नहीं बल्कि उसे समझती कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही कहा। और हम ये भी डिकोड करेंगे कि पाइथन का उपयोग करके एक CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को असल में कैसे बनाया जाता है। अगर हम शांत दिमाग से इसका विश्लेषण करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इमेज क्लासिफिकेशन के लिए CNN सच में एक मील का पत्थर है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये चर्चा उन सभी के लिए है जो भारी भरकम तकनीकी शब्दों या जार्गन से बचे बिना इसके पीछे के असली विज्ञान को समझना चाहते हैं। हाँ, मतलब हम बिना किसी उलझन के कोडिंग और थ्योरी दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि CNN एक साधारण न्यूरल नेटवर्क से कैसे अलग है। मैंने पढ़ा है कि इसमें ग्रिड लाइक टोपोलॉजी वाले डेटा का बहुत महत्व है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो ये है कि इमेजेस असल में पिक्सेल्स का एक 2D ग्रिड ही तो होती हैं। अगर हम एक साधारण डेंस न्यूरल नेटवर्क लेते हैं तो हमें उस पूरी इमेज को फ्लैट करके एक लंबी लाइन में बदलना पड़ता है। जिससे पिक्सेल्स के बीच का जो लोकल रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। एग्जैक्टली मतलब एक पिक्सल के ऊपर या नीचे क्या है ये जानकारी नष्ट हो जाती है। CNN इस ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है। इसके 3 मुख्य अंग या लेयर्स होते हैं। तो पहली लेयर कौन सी होती है? पहली है कन्वोल्यूशनल लेयर्स। ये लेयर्स एक फिल्टर का उपयोग करके पूरी इमेज को स्कैन करती हैं और फीचर मैप बनाती हैं। अच्छा, तो ये फिल्टर इमेज पर ऐसे मूव करता है जैसे कोई स्लाइडिंग विंडो हो? बिल्कुल। और इसके बाद दूसरी लेयर आती है जिसे हम पूलिंग लेयर्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये फीचर मैप के स्पेशल साइज या स्थानिक आकार को कम कर देती हैं। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बचती है और सबसे जरूरी बात, मॉडल में ओवरफिटिंग कम होती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है डेटा को हैंडल करने का। और तीसरी लेयर? तीसरी होती है फुली कनेक्टेड लेयर्स। ये एक लेयर के न्यूरॉन्स को अगली लेयर के हर न्यूरॉन से जोड़ती हैं ताकि मॉडल एक अंतिम परिणाम दे सके। मतलब ये सारी लेयर्स मिलकर काम करती हैं? हाँ, CNN इमेजेस में स्थानिक पदानुक्रम या स्पेशल हायरार्कीज को पकड़ने में माहिर होते हैं, इसलिए वे पैटर्न पहचानने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। और डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं। जरूर, पाइथन इकोसिस्टम इसके लिए एकदम सही है। मैंने देखा है कि स्रोत सामग्री में कई पाइथन लाइब्रेरीज का जिक्र है, जैसे numpy, pandas और matplotlib। ये डेटा हैंडलिंग और विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मॉडल बनाने के लिए टेंसरफ्लो और केरास का उपयोग किया गया है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में डेटा लोड करने के लिए MNIST डेटा सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इमेज क्लासिफिकेशन के लिए एक बहुत ही क्लासिक डेटा सेट है, राइट? बिल्कुल, इसमें 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस और 10,000 टेस्टिंग इमेजेस होती हैं। ये हाथ से लिखे गए अंकों की इमेजेस हैं। लेकिन हम इस डेटा को सीधे मॉडल में तो नहीं डाल सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर डेटा को रीशेप और नॉर्मलाइज करने की बात आती है। तो हम इमेजेस को 28 बाय 28 पिक्सल में सेट करते हैं और फिर उसे नॉर्मलाइज करते हैं। मैंने पढ़ा है कि इसे 255 से भाग दिया जाता है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। हर पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 के बीच होती है। इसे 255 से भाग देने पर सभी वैल्यूज 0 और 1 के बीच आ जाती हैं। यह डेटा नॉर्मलाइजेशन एक समान ट्रेनिंग सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये इनपुट को एक मानक रेंज में ले आता है, जिससे मॉडल को सीखने में आसानी होती है। एकदम सही। इसके साथ ही स्रोत में वन हॉट एनकोडिंग का भी जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये लेबल्स को कैटेगराइज करने के काम आता है ना? हाँ, न्यूरल नेटवर्क नंबर्स को मात्रा समझ सकता है, इसलिए वन हॉट एनकोडिंग हर कैटेगरी को एक बाइनरी वेक्टर में बदल देती है। मुझे लगता है यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम सिक्वेंशियल मॉडल बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मॉडल का निर्माण सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो सबसे पहले हम एक कॉन्वोल्यूशनल 2D लेयर जोड़ते हैं जिसमें 32 फिल्टर्स होते हैं और 3 बाय 3 का कर्नल साइज होता है, और इसमें रेलू एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये पहली लेयर है। फिर इसके बाद एक मैक्स पूलिंग 2D लेयर जोड़ी जाती है जिसका साइज 2 बाय 2 होता है।
फिर डेटा को फ्लैटन किया जाता है सही जा रही हैं आप। और अंत में एक डेंस लेयर होती है जिसमें 64 न्यूरॉन्स होते हैं और फिर से रेलू एक्टिवेशन होता है और बिल्कुल आउटपुट के लिए एक और डेंस लेयर होती है जिसमें 10 न्यूरॉन्स और सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन होता है। आपने आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से समराइज किया। अब अगर हम इसके तकनीकी पहलुओं को देखें तो एक सवाल उठता है कि रेलू एक्टिवेशन का ही उपयोग क्यों किया गया। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका क्या कारण है? रेलू या रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट मॉडल में नॉन लीनियरिटी लाता है। इसके बिना नेटवर्क सिर्फ लीनियर समस्याओं को ही हल कर पाएगा। रेलू की वजह से जटिल पैटर्न सीखने में मदद मिलती है और ट्रेनिंग भी तेज होती है। अच्छा, और ये जो 32 फिल्टर्स चुने गए हैं पहली लेयर में, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या हम 64 या 128 फिल्टर्स नहीं ले सकते थे? ले तो सकते हैं, लेकिन 32 फिल्टर्स ही क्यों चुने गए, ये कार्य की जटिलता और कंप्यूटर के संसाधनों पर निर्भर करता है। 28 बाय 28 की छोटी इमेजेस के लिए 32 फिल्टर्स शुरुआती फीचर्स को पकड़ने के लिए काफी होते हैं। सही संख्या हमेशा प्रयोग या एक्सपेरिमेंटेशन से ही मिलती है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और आउटपुट लेयर में सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का उपयोग क्यों होता है? सॉफ्ट मैक्स का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के आउटपुट को प्रायिकता वितरण या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बदल देता है। मतलब अगर 10 क्लासेस है तो ये हर क्लास के लिए 1% बता देगा कि इमेज के उस क्लास में होने की कितनी संभावना है। बिल्कुल, और उन सभी संभावनाओं का जोड़ हमेशा 1 या 100% होता है। तो अब जब मॉडल बन गया है तो बात आती है इसकी ट्रेनिंग और मूल्यांकन की। मैंने देखा है कि मॉडल को एडम ऑप्टिमाइजर और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन के साथ कंपाइल किया जाता है। हाँ, एडम आज के समय में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि ये बहुत तेजी से सीखता है। और फिर इसे 5 ईपॉक्स और 64 के बैच साइज के साथ ट्रेन किया जाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ट्रेनिंग तो हो रही है, लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि मॉडल वाकई में सीख रहा है या सिर्फ रट्टा मार रहा है? आप ओवरफिटिंग की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, ओवरफिटिंग तब होती है जब मॉडल डेटा के पैटर्न के बजाय सिर्फ शोर या नॉइस को सीखने लगता है। वो ट्रेनिंग डेटा पर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन नए डेटा पर फेल हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसे रोकने के लिए ड्रॉप आउट डेटा ऑगमेंटेशन और रेगुलराइजेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ड्रॉप आउट ट्रेनिंग के दौरान कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली बंद कर देता है, जिससे नेटवर्क किसी एक न्यूरॉन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहता। ये तकनीक तो सच में बहुत प्रभावी लग रही है। और एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो हम परिणाम कैसे देखते हैं? अंत में मैटप्लॉटलिब का उपयोग करके 25 टेस्टिंग इमेजेस का एक 5 बाय 5 का ग्रिड बनाकर पूर्वानुमानों या प्रिडिक्शंस को विजुअलाइज किया जाता है। इससे हमें साफ तौर पे दिख जाता है कि मॉडल ने कौन सी इमेजेस सही पहचानी है और कहाँ वो गलती कर रहा है। बिल्कुल, विजुअल कंफर्मेशन हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर हम इस पूरे आर्किटेक्चर को देखें तो क्या CNN का इस्तेमाल सिर्फ इमेजेस के लिए ही हो सकता है या हम इसे नॉन इमेज डेटा के लिए भी उपयोग कर सकते हैं? ये स्रोत सामग्री का एक बहुत ही दिलचस्प फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही आम डाउट है। इसका उत्तर ये है कि सही प्री प्रोसेसिंग के साथ ये बिल्कुल संभव है। उदाहरण के लिए ऑडियो डेटा को स्पेक्ट्रोग्राम में बदलकर CNN को दिया जा सकता है। अच्छा, मतलब ऑडियो को एक तरह से इमेज में बदल दिया जाता है। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि CNN मुख्य रूप से विजुअल इनपुट और स्थानिक पैटर्न्स के लिए ही बने हैं। उनका आर्किटेक्चर उसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। और एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो CNN और RNN यानी रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के बीच के अंतर का है। ये बहुत ही बुनियादी अंतर है। CNN छवियों जैसे स्थानिक या स्पेशल डेटा के लिए अनुकूलित हैं, जहां पिक्सेल्स की पोजीशन मायने रखती है। और RNN टेक्स्ट या टाइम सीरीज जैसे अनुक्रमिक या सीक्वेंशियल डेटा के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां डेटा का क्रम या समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि भाषा के अनुवाद में। ये अंतर समझना बहुत जरूरी था। अब मान लीजिए किसी ने ये CNN मॉडल बना लिया, तो वो इसके प्रदर्शन में और सुधार कैसे कर सकता है? प्रदर्शन में सुधार करने के कई तरीके हैं, जैसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना, विभिन्न आर्किटेक्चर के साथ प्रयोग करना और ट्रेनिंग के लिए अधिक डेटा का उपयोग करना। क्या हम प्री ट्रेन मॉडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसे ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं और ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप पहले से ट्रेन किए गए मॉडल का लाभ उठा सकते हैं, जिससे समय और कंप्यूटिंग पावर दोनों की भारी बचत होती है। यह तो सच में बहुत ही काम की जानकारी है। तो आज के इस गहन विश्लेषण के निष्कर्ष पर आते हैं।
आज हमने देखा कि कैसे कुछ लाइनों के पाइथन कोड और सही लॉजिक से हम एक ऐसी मशीन तैयार कर सकते हैं जो दुनिया को देख और समझ सकती है। हाँ, हमने CNN की लेयर्स, डेटा नॉर्मलाइजेशन और ओवरफिटिंग जैसी चुनौतियों पर बहुत विस्तार से बात की। हमने स्रोत सामग्री से ये भी जाना कि सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम करता है। ये सच में एआई की ताकत को दर्शाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। स्रोत में हमने देखा कि मशीनें छवियों को वर्गीकरण करने के लिए दृश्य पैटर्न सीखती हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर CNN स्थानिक पदानुक्रमों या स्पेशल हायरार्कीज को मैप करने में इतने सटीक हैं, तो क्या भविष्य में ये मॉडल ऐसे अदृश्य और जटिल ढांचों को डिकोड कर पाएंगे जिन्हें इंसानी आंखें देख ही नहीं सकती? ये तो बहुत ही रोमांचक विचार है, जैसे कि ब्रह्मांडीय डेटा। हाँ, कॉस्मिक डेटा या फिर जटिल जैविक संरचनाएं। शायद भविष्य की वैज्ञानिक खोजों में इंसानी आंखों की जरूरत ही ना पड़े। हम बस डेटा देंगे और ये मॉडल्स हमारे लिए उस अदृश्य दुनिया को विजुअलाइज कर देंगे। इस बारे में जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें जरूर सोचना चाहिए। हल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी देखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इसी शानदार विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और एआई की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।